कुछ हल्का फुल्का एरिया है जहाँ पे आपको हरियाली दिखाई देगी। ये नीचे वाला शिवालिक वाला, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पोर्शन और हल्का सा पश्चिमी घाट, यहाँ पे आपको हरियाली दिखाई देगी। और यहाँ पे थोड़ा हरियाली दिखाई देगी क्योंकि आपको भले सहारा रेगिस्तान है, उसके बाद यहाँ घास का मैदान और यहाँ पे भी जंगल है। लेकिन ये वाला एरिया इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है कि हरियाली आपको दिखाई देगी, बड़े बड़े पेड़, कम से कम जो है कि पेड़ों की लेयर होता है वहाँ, छोटे वाले पेड़, बड़े वाले, उससे बड़े वाले, उससे बड़े वाले, सूर्य को पाने के लिए आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। बहुत ही तरह के जीव जंतु पाने की संभावना हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो है कि ये बहुत ही पेड़ पौधे हैं, और इसी को बोला जाता है विश्व का फेफड़ा। साउथ अमेरिका, यहाँ पे कई देश आते हैं, मतलब इस वाले रीजन में अगर आप देश की तरफ जाओगे तो आपको ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इधर चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया ऊपर के साइड हो जाएगा, फिर अपना जो है कि और सारे वो सारे देश उस पर कभी आएंगे जो हैं। तो अब यहाँ हो रहा था कि यहाँ पे मैंने आपको उतार दिया, तो आपको देखो एक संभावना तो हो गई। अफ्रीका में थोड़ा हम जो है कि इतना तो मालूम है कि ये जो अश्वेत हैं, जो ब्लैक, उनका होम तो है ही। तो वहाँ कैसे आपको यहाँ मिलने वाले इस वाले रीजन, इतने बड़े रीजन में उतार दिया, तो आपको इतना तो मालूम है यहाँ इस साइड थोड़ा लगभग रेगिस्तान वाला कंडीशन होगा। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे मैदान क्या मिलेगा, घास का मैदान मिलेगा, फिर ये जंगल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में, इस चौड़ाई में कोई ऐसा देश होगा, इतना बड़ा कोई देश हो गया, तो वहाँ रेगिस्तान भी मिल जाएगा, घास का मैदान में मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा। देखिए सोचने समझने का एक आपका वो, और वहाँ के लोग वैसे भी ओरिजिन ब्लैक हैं, तो ब्लैक वाले वो आपको रहेंगे, जो खासकर कई लोग निग्रो बोलते हैं, तो उस टाइप के बंदे मिलेंगे। और वहाँ जो है कि भौगोलिक परिस्थिति भी आपकी मिल जाएगी यहाँ रहने, क्योंकि जाहिर बात है जो रेगिस्तान में रहेंगे उनका रहन सहन और खाने का ढंग थोड़ा अलग होगा, और घास का मैदान जो होगा उनका अलग होगा, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे उनका अलग होगा। और अगर आप हल्को से हिस्ट्री है तो क्या वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं आपका ये एक रिलीजन, धर्म एक काफ़ी महत्वपूर्ण वो रखता है, और वो हिस्ट्री को निर्धारित किया है, और आगे भी इतिहास को बदलेगा, चाहे जो है वो अपना अपना कहीं ना कहीं रूप वो ज़रूर दिखाएगा। अगर आप पूरा हिस्ट्री में जाओ तो एक समय ऐसा सोचो कि जब कुछ था ही नहीं, तो वहाँ के कैसे लोग, जिनको जो समझ में आ रहा अपना कुल देवता हो गया, जिनको जो समझ में आ रहा उनको अपना मान रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को कई लोग समझ नहीं पाए हैं यहाँ पे। अपने यहाँ कई लोग मजाक में बोल देते हैं कि अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी एक जो चल रही है कि लोग अपने आप को भी पहचान नहीं पाए हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बोला जाता है कि भाई यहाँ तो बहुत देवी देवता हैं। कितने देवी देवता हैं? बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन एग्जाम्पल में, रियल में अगर मेरे से पूछा जाए कितने देवी देवता हैं, तो इस समय जो है कितने देवी देवता हैं? 800 करोड़ देवी देवता हैं। सुनने में अटपटा आपको लग रहा होगा। ये जब कभी बोला गया 33 करोड़, उस समय जानकारी में जो जनसंख्या थी यही थी। इसका क्या कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा कि 800 करोड़ देवी देवता? ये बहुत सीधी सीधी बात की जा रही है। दो आदमी का सोचने का तरीका और ईश्वर को देखने का तरीका एक हो ही नहीं सकता। हर आदमी का अपना सोचने का, समझने का, ईश्वर को जानने का, ईश्वर को मानने का, हर का अपना सोचने समझने का एक अलग है। तो अब इसमें वही बोला गया है कि भाई आपका वही एक उसकी बात की गई है। तो उस चीज़ को सोचने समझने निर्धारण करने का हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता है, अपना अलग तरीके से देखता है। तो इसीलिए अपने यहाँ बोला गया फुल फ्रीडम, यही है जो है। इसको को व्यक्ति तक सीमित रखा गया, आपको जो समझना हो तो ये तो बोला गया कि हर व्यक्ति ईश्वर को अपने हिसाब से देखता है। तो जितने लोग हैं उतने जो है देवी देवता। तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए तो मजाक उड़ाते हैं कि वो सारी चीज़ें तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यही लोग समझ लें तो आई थिंक दिक्कत यहीं पे आ रही है कि ज़्यादा कि लोग अपना विचारित होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप इसी तरीके से देखो
और अगर जब तक आप ये करोगे दुनिया में खून खराबा चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है और पहले भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। अब कुछ मानने वाले एकजुट हो जाते हैं, फिर यही मानो, दूसरे पर थोपेंगे, फिर लड़ाई होगी, ये सब चीज़ें। तो ये सब एक प्रक्रिया है और ये हमेशा जो है कि देश की सीमाओं का, देशों का निर्धारण, देश आएंगे जाएंगे रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। और आपके दिमाग में ये है कि जो है कि चलो मुबारक है भाई, लेकिन एक भी आपको बंदा नहीं मिलेगा जो आपको सोच सके भारत 200 साल बाद कहाँ होगा। 75 साल हुआ है और दिक्कतें हैं, नो डाउट। 2100 साल तक, 2100 मतलब आज के 60-70 साल आप भारत को संभाल लें तो उसके लिए जो है कि आपको सोचना समझना पड़ेगा और आपको अपना योगदान तो देना ही पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना लोग ऐसे लोग हैं कि इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कई बार आपको बोल रहा हूँ कि अपने आप को पहचानो जो है। और अब मैंने बता दिया कोई अगर देश होगा ऐसी लंबाई हो तो उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या हो सकती है। और एक समय की, आज के पहले जब लगभग चलते हैं कि हिस्ट्री में कभी आएंगे तो अभी कई लोगों को तो यही ना मालूम BCE क्या है, कि क्राइस्ट कब हुए हैं, प्रोफेट साहब कब हुए हैं। तो एटलीस्ट कुछ कुछ डेटें आप सबको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2022 क्या चल रहा, 2022 चल रहा। 2022 समझ में नहीं, आपको नहीं सोचने का, ये 2022 आज से 2022 कुछ हुआ था क्या कि उस समय से गिना जा रहा है। अगर हम कभी उस पर आएंगे, जो ब्रह्मांड की थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी बनाते हैं, उन्होंने बताया 13.5 बिलियन ईयर्स हो गए, मतलब 13.5 खरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.5 खरब मतलब 4,500 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुई। फिर दुनिया भर के वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ था 2022 में, कौन किया, ये कौन डेट चला रहा है, थोड़ा आपको सोचना आप स्टार्ट करें। तो जाहिर बात है कि जो विजयी होते हैं, जो विश्व विजेता होते हैं, वही ये सब चीज़ें करेंगे। पावरफुल कौन है, किसने किया, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को जो पसंद है, जो तुमको वो पसंद है, वही बात करेंगे, वही चीज़ उनके साथ भी होगी। तो उनका जो है कि कहीं ना कहीं अपने को वो रिलेट करेंगे एक सिविलाइजेशन से। सभी का अपना होता है कि एक अपने को दिखाने के लिए कि अपना एक सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं, हम इतना पुराने हैं। तो वो कहीं ना कहीं फिर ले जाके कि उनका क्रिश्चियन, तो जीसस क्राइस्ट। आज 2022 हो रहा है तो लगभग 2200 साल पहले क्राइस्ट थे जो हैं, उन्हीं के आसपास बर्थ कब हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये नहीं है कि उनका जिस दिन जन्म हुआ 2022, ये भी नहीं है, उसके आसपास उन्हीं का जन्म हुआ था और उनका उसारी हुआ। तो क्राइस्ट के समय से ये गिनती की जा रही है 2022। तो ये रीज़न है कि 2022 चल रहा ना। इस अगर आप देखो कि कैलेंडर कई होते हैं, अपने यहाँ विक्रम संवत है, शक संवत है, तो उनका कैलेंडर अपने हिसाब से चलता है। इसी तरह जो है कि हिजरी कैलेंडर इस्लाम का, वो कब से चलता है। अगर आप उस पर जाओगे तो अगर आप प्रोफेट साहब को देखोगे, मोहम्मद साहब को देखोगे, तो उनकी भी लाइफ आपको मालूम होनी चाहिए कब से थी, 570 से 632। तो उनका जो जन्म हुआ था 570 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई 632 में हुई। और इसी बीच इन्होंने क्या किया था 622 में, इनका जो है कि ये यहाँ एक रीज़न है, एक मक्का है, मदीना। तो जो भी कारण हुआ था उस पर कभी आएंगे। मक्का से मदीना की तरफ जब मूव किए थे तो उसी को जो है कि हिजरी संवत वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया जो है। तो 622 में मूव किया था। तो उनके इतिहास में, उनके उसमें सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और लगभग सभी को वो सारी चीज़ें मालूम रहती है। अब यहाँ पे हो गया कि यहाँ कैसे लोग हैं, कैसे खान पान होगा, क्या सारी चीज़ें, लेकिन आप सोचना होगा कि अब वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा, कि वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, सरकार। तो आज से एक हिसाब से आप देखो कि जो है कि क्रिश्चियनिटी तो पहले 2000 साल पहले भी नहीं था और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ था। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार जाहिर सी बात है कि इनके जो है कि 632, क्योंकि आपका जो है कि पवित्र उनका ग्रंथ जो कुरान लिखा गया प्रोफेट साहब के रहते नहीं लिखा था। उनके जो है कि देहांत के बाद जो है, स्वर्गवास के बाद जो है, फिर उनके जो मानने वाले थे ना, उसको कोडिफाइड किया था। और एक बुक जो है, उनको ये था कि जो है कि एक मैसेंजर थे और उनको
जो भी आभास होता था, जो भी संदेश होता था, वो लोगों को बताते थे। उनके देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद उसको एक बुक में जो है पूरा सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसी को कुरान जो है। तो इस्लाम के प्रचार प्रसार के बाद अब ये सारी सिचुएशन इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। उसके बाद ये चीज़ें फैलने चालू होंगी। तो जाहिर बात है जहाँ फैलेगी आसपास का पूरे एरिया में इनका प्रचार प्रसार चालू होगा। जैसे ये कि पूरा का पूरा जो है कि अब सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इस्तान जितने भी हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, यहाँ भी अपने यहाँ भी जो है कि वो, और इसी तरह यहाँ भी लगभग अफ्रीका का लगभग ऊपर वाला एरिया सभी जगह वो आ चुके हैं। लेकिन जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि क्रिश्चियन भी मिलेंगे। अब क्रिश्चियन क्यों पाए गए उसका भी कभी हिस्ट्री आएगा कि ये उन सारी चीज़ों पे कभी आएंगे। पुनर्जागरण, रेनेशा और औद्योगिकरण, उसका कैसे अहमियत, कैसे पूरी दुनिया को चेंज की, दूसरों को गुलाम बनाया, कैसे अपने लोगों। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इनके यहाँ एक कहावत होती थी, ये भाई साहब लोग जाते थे और यहाँ लेके गए, नाव लेके गए भाई साहब लोग, मिले वहाँ बेचारे जो है कि अपने काले लोग, तो बोले कि भाई आप सबको मस्त एकदम जादू, नंबर 1 का जादू हम आपको दिखाएंगे। कहें अरे यार भाई, वही तो देखने आए हैं पृथ्वी पे, आज तक जादू ही नहीं देखें, चलो कम से कम कोई जादू दिखाने आ गया। तो कहें ऐसा करो यार तुम सब कि जो है आंख बंद करो और ऐसे अपना हाथ करो, जो है आंख बंद करो और जो है बस जब बोलेंगे तुम खोलना। तो क्या ऐसे हाथ अपना ओपन कर दो और जो है कि कहें ठीक है भाई, जादू देखना है तो मज़ा तो आना ही है, तो चलो भाई आंख बंद करते हैं और अपना जो है कि हाथ अपना खोलते हैं। तो कहें ठीक है आंख खोलो। जब उन्होंने आंख खोला तो उनके हाथ में क्या दे दिया था, बाइबिल। बाइबिल क्या है, क्रिश्चियनिटी का उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, ईशा, और सारा ज़मीन का कागज़ उनके हाथ में, गोरों के हाथ में। ज़मीन वो ले ली, इनके हाथ में ये पकड़ा दी हैं। तो आप कभी देखेंगे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम आपके यहाँ खेलने आती है तो आपको अधिकतर जो दिखेंगे, पहले तो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में अधिकतर गोरे, लेकिन अब जो है कि अगर आपको कुल लोगों के जान को हैरानी होती है, जबकि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन ब्लैक लोगों की है। तो ये गोरे कहाँ से आ गए? आप बता रहे थे भैया यहाँ सारे काले पाए जाते हैं, गोरे कैसे आ गए? तो गोरे का फिर उस पर कभी आएंगे, गोरे यहाँ कैसे आ गए, भारत वाले यहाँ कैसे पहुँच गए। वेस्ट इंडीज़ में आपको जो KKR से एक बहुत अच्छा प्लेयर खेलता है, नाम मुझे शिव नारायण पता नहीं से क्या नाम है, वो वहाँ कैसे पहुँच गया। तो उन सारी चीज़ों पे आएंगे। अब मेरा पूरा फोकस था यहाँ कंडीशन क्या चल रही होगी। तो अब जो है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपको यहाँ हो गया कि यहाँ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको जो है कि इस्लाम को मानने वाले होंगे, और कई लोग होंगे जो है कि उनका एक अपना ट्रेडिशन, अपना कस्टम, वो सारी चीज़ें होंगी। अब देखो एक धर्म, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैंने जो चीज़ें बताई, अगर दुनिया को एक जो है कि आपको सही डायरेक्शन में कुछ भी वो रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, 800 करोड़ अपने यहाँ ये सारी चीज़ें जो निकली हैं, बहुत ही तब के बाद ये सारी चीज़ें निकली हैं। लोग समझ नहीं पाते, उसका मजाक उड़ाते हैं कि आज के समय कितने देवी देवता हैं, 800 करोड़ देवी देवता हैं। सबकी अपनी सोचने समझने एक अपना ईश्वर को देखने का, तो मतलब क्यों अब तो आपके जब आपका ईश्वर के प्रति सोचने समझने का एक अलग नज़रिया दूसरे से है ही, तो आपका एक अलग ईश्वर हो गया। उस चीज़ को लिए बोला जाता है 800 करोड़ देवी देवता। और आप जो है कि दूसरे को इस भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको उसमें एक एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के टकराव की स्थिति पैदा करनी ही करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बात है, यहाँ ये बोला जाता है कि चाहे धर्म की बात हो गई कि जो है कि आप कोई फेस्टिवल होता है, ये उनके यहाँ से नहीं जाने देंगे या उनके यहाँ से नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो गया तो बोला जाता है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई। अगर चाहे मुहर्रम हो रहा है या मान के चलो कि किसी देवी जी का कुछ भी कहीं से निकल रहा है, या इनका निकल रहा, उनका निकल रहा, सिक्योरिटी नहीं लगाई गई। भाई प्रॉब्लम यहीं पे है। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है। सिक्योरिटी की ज़रूरत तभी है ना कि प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये होना चाहिए सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो टकराव आगे चल के होना ही होना है। इसमें आप बुरा लगे अच्छा लगे चाहे जो भी हो गया, लेकिन
क्योंकि जब आप दूसरे के प्रति वो नहीं रखेंगे तो एक टकराव होना ही होना है। तो यहाँ भी आपको लगभग जितने भी देश हैं यहाँ ये सारी चीज़ें चली रही हैं। ये सारे देश बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। लगभग सिविल वार, यहाँ सूडान 2 भाग में बढ़ गया, उत्तरी सूडान, नॉर्थ सूडान, इसी तरह जो भी यहाँ देश है, नाइजर, नाइजीरिया, घाना, लगभग सबकी कंडीशन लगभग वैसी वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो बंदे यहाँ वो वीडियो ना देखें जिनका 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरा वो ना पढ़ाने का थॉट प्रोसेस होगा तो वीडियो बहुत ढेर सारे हैं। मेरा बस वो है कि आपको आपके अंदर वो चीज़ें आना, एक स्पिरिट आना, करना है तो करना है, बात ख़त्म। तो मेरा जो ये सब मैंने चालू किया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं था। वो चीज़ें आपको पढ़ाने वाले बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो है, लेकिन मेरा ये है कि आपको एक ऐसा आपका थॉट प्रोसेस डेवलप कर देना, आप कुछ सोचने लगोगे कि यार कि कोई चीज़ें मेरे पास हैं, मैं तो खुद ही उनके बारे में बता सकता हूँ। आज केवल आप इतना ही लेक्चर देखे होंगे तो आपको एक सोच समझ आपकी थोड़ा वो सारी चीज़ें डेवलप होनी चालू हुई होंगी जो है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर अब आपसे आशा करूँगा, क्योंकि ये कम से कम इतनी चीज़ें बेसिक आपको बहुत क्लीन होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है। अब जैसे कुछ मैं अपने देशों की ऐसे अपना नाम बताना चालू करूँगी जो है कि, तो आपको इतना आइडिया होना ही चाहिए। लगभग चाइना, जैसे आपको चाइना का नाम याद हो गया तो आपको इतना तो मालूम है चाइना कहाँ है, क्योंकि सबको आइडिया है भारत के ऊपर, और भारत के ऊपर ये अपना एक जो है कि यहाँ हिमालय है और यहाँ चाइना है। और यही है कि हिमालय है, कभी इनके साथ बहुत बड़ी मेरी लड़ाई नहीं हुई है। कई लोग आज भी जो है भारत और चाइना, लेकिन आप हिस्ट्री में देखो तो इनके साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई है, कोई महत्वपूर्ण बड़ी लड़ाई। आप कुछ बोल रहे हैं भैया झूठ बोल रहे हैं, 62 वाली लड़ाई, अगर आप लड़ाइयों की बात करो तो इंडिया आज़ाद होने के बाद कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा है। आपको दिमाग में बहुत सीधी मैं डाल दे रहा हूँ। लड़ाई हुई थी जो है कि, क्योंकि कौन सी लड़ाई हुई, आप 4 लड़ाई बोल सकते हैं, 62, 65 और 71 और 98 कारगिल, 4 लड़ाई। अगर आप इनका कैलकुलेशन देखो कितना ज़्यादा कुछ इसमें बहुत भारी भरकम लड़ाई नहीं थी। लड़ाई अगर आपको समझनी है तो विश्व युद्ध में, जब भारत विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय में कितने भारतीय मारे गए थे या कितने कैजुअल्टी हुई थी, अगर आप इन चारों युद्धों की बात की तो कुल मिला के आपको 4-5 कुल मिला के 15,000 तक, मतलब कैजुअल्टी 15,000 तक लोग शहीद हुए थे अपनी तरफ से, बाकी जो कैजुअल्टी हुई थी। लेकिन आप उसी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने ले दे के 25 लाख मरने वालों की कैजुअल्टी 25 लाख तक थी, जो कि आपको तो इसलिए बताएं। और हमारा चाइना के साथ बहुत कन्फ्रंटेशन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है, इतना बड़ा कौन है यार, 8-9 किलोमीटर पार करके, इतना ऊंचा बर्फ़ का पार करके कोई आने वाला नहीं है जो है। लेकिन अब समय थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस हिसाब से हम वो चीज़ सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सीधी साधा, अगर आप शांति चाहते हो, युद्ध नहीं चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। बहुत सीधी बात है। दुनिया शक्ति की पूजा करती है, शक्ति नहीं तो कोई सुनवाई नहीं, कोई ना कोई कभी ना कभी इधर उधर अंगुली करके लड़ाई लगवा ही देगा, फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दुनिया शक्ति की पूजा करती है, तो आप उस पर हमेशा जो है फोकस रहें जो है। और यही सारी चीज़ें हैं कि कभी जो यूक्रेन वार चल रहा है, अब कभी हो गया यूक्रेन वार, क्या पहले तो आपको ये समझनी चाहिए यूक्रेन कहाँ, अगल बगल देश क्या है, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ों पर उन सब पे आऊँगा। अधिकतर जीके में क्या पूछा जाता है, फला देश, फला ये कहाँ, फला नहर कहाँ, फला वो कहाँ, फला क्या है, ये कहाँ है, लेकिन एटलीस्ट आपको तुरंत समझ में आना चाहिए किसी देश का नाम लिया जाए वो देश कहाँ पे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया कि भाई बताओ वियतनाम कहाँ है या जापान कहाँ है, तो आपके दिमाग में खट से तो आ गया यार इनका जो है कि पहनावा, शकल, सूरत तो इनकी किससे मिलती, चाइना वालों से। तो चाइना तो यहाँ पे है, तो उम्मीद करता हूँ जापान भी यहीं कहीं होगा, तो जापान यहाँ पे है। मैंने बोल दी इटली कहाँ है या फ्रांस कहाँ है,
इटली फ्रांस जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में आ गया यार इनकी शक्ल तो वही भाई इंग्लैंड वालों से मिलती है भाई, ये सभी भाई गोरे गोरे बंदे हैं। तो अब इंग्लैंड यहाँ है तो आपको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा यहीं इटली होगा, फ्रांस होगा, ये फला फला होगा। अब मैंने बोल दिया नाइजर कहाँ है, नाइजीरिया कहाँ है, तो आपके समझ में आ गया यार नाइजर नाइजीरिया की जैसी बात हो रही है यार, ये बंदे जो हैं थोड़ा यार ये जो कीनिया वाले हैं, कीनिया वाले काले काले ये सब भी वैसे होते हैं, तो ये भी लगभग यहीं कहीं होंगे, तो अफ्रीका में कहीं होंगे। और यहाँ के बंदे कैसे दिखाई देंगे, कैसे होंगे, तो इनके लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इनको नई दुनिया बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत की खोज कब हुई? 1498 में भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। मजा आ रहा है ना सुनने में? भारत की खोज हुई, हमारी सबकी खोज हुई, शर्म नहीं आ रही है? हिस्ट्री किसने लिखा? बोला जा रहा 500 साल बाद, 500 साल पहले हमारी खोज हुई। यार कमाल की बात हो रही है, हमारी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 साल पुराना और हमारी खोज किया जा रहा है जो है। और दिक्कत इस बात की है कि यहाँ हिस्ट्री लिखने वालों ने ये क्वेश्चन डाला गया, कई बार कई एग्जाम में डाला गया, भारत की खोज कब हुई? 1498 लोग टिक मार के आए हैं। ऐसा क्वेश्चन डालना ही नहीं चाहिए। हमारी खोज करने बताओ जो है। राज किसने किया? इंग्लैंड वालों ने किया। उन्होंने सब कुछ ही लिखा, तो ठीक है भाई, जब लिखें कॉपी पेस्ट आज भी चल रहा है। इंग्लैंड वालों को गाली देते हैं, सारी सब व्यवस्था उन्हीं की चल रही है। आपको रियलिटी पे देखो, कोई भी चीज़ हो सही या गलत चाहे जो लगे, लेकिन आपको जो है कि सही तराजू पे तोलना ज़रूरी है। वरना जो आप भारत के बारे में कल्पना कर रहे हैं ना कि आप 200 साल तक वैसे भी कोई नेता नहीं सोच रहा, उनका माइंडसेट ही केवल 5 से 10 साल तक केवल रहने का है। एक मौर्य भी 200 साल तक था, और मुग़ल सल्तनत भी 200 साल तक थी। चोला डायनेस्टी जो साउथ में रही यहाँ पे, वो सब 400 साल तक थी। क्या भारत उस समय तक रह पाएगा? बहुत सारे सवाल ऐसे दिमाग में उठने हैं। अगर आप आगे नहीं आओगे तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, तैयार रहो भाई फिर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्लास को किस डायरेक्शन में कैसे ले जाने आ रहा हूँ। तो कुछ आपको जो बेसिक है आप उसमें क्लियर कट हो जाओ। 7 कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन देश कहाँ पे आ सकता है, और ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, इनके बारे में मैं कभी तुमको ठीक से टेक्निकली समझा दूंगा कि जो है सूरज और वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कहाँ पे क्या मौसम हो सकता है, कौन सी पहाड़ी हो सकती है। अभी मैंने बता दिया क्या रीजन था। यहाँ जितने भी महाद्वीप हैं इस रेखा पे इस साइड सभी जगह रेगिस्तान पाया जा रहा है। क्या चीज़ें होती होंगी, कैसा मरुस्थल पाया जाएगा। हवा की बात कभी की जाएगी। यहाँ पे मरुस्थल केवल गर्म नहीं होते, ठंडे भी होते हैं। गोबी का मरुस्थल हो गया। आप इधर जैसे कि आप हिमालय हो गए, हिमालय के उस साइड जाओगे तो वहाँ भी बहुत शुष्क हवा चलती है, ड्राई एयर चलती है, हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे जो है। तो वो भी रेगिस्तान एक तरीके से, जो तिब्बत का पठार, ये जो इनका सबका सिंजियान प्रांत आता है, तो वहाँ पे भी रेगिस्तान। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि हवा जो है, देखो हवा का बहुत सीधा सीधा फंडा है। अगर हवा जो है यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पूरे सागर हैं, सागर से हवा का बहुत सीधा फंडा है। हवा जाता है, पानी दिखता है, कहता है भाई आई लव यू, चलो मज़ा मारते हैं, तुमको घुमाएंगे। जब भी पानी मिलेगा हवा अपने साथ उनको लेके चलेगा। चलो कम लेगा हवा की, ज़्यादा लेगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वो पानी ज़्यादा उठा लेगा और अपने साथ लेके जाएगा, घुमाएगा। लेकिन जहाँ भी उसका टकराव होगा उनकी दोस्ती टूट जाएगी। फिर दोस्ती टूट जाएगी, फिर जहाँ पे पता लगा कि बड़ा पहाड़ जो भी होगा, तो अगर वहाँ टकराव होगा तो वहाँ बारिश होगी। इसी तरह जो हवाएं अंदर से चलेंगी, यहाँ तो पानी है नहीं, ये जितने भी चलेंगी यहाँ पे जितना है पानी भी ऊपर जो है कि पूरा सोख लेंगी और बहुत ही सूखा ठंडा मरुस्थल बनेगा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं कभी आऊँगा। तो अभी आज के लिए बस इतना ही जो है। तो अब पता नहीं मैंने वीडियो को पूरा देखा कि नहीं, तो हो सकता है मेरी तरफ से कुछ आपको पूरा मैप ये आया ना हो, लेकिन मेरी आप बात ज़रूर सुने होंगे, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो ठीक है, चलो आज इतना ही। फिर जो है कि अगले क्लास में फिर जो है कि मिलते हैं। और हो सकता मार्किंग आई थिंक थोड़ा इसका कलर भी थोड़ा है तो, लेकिन शायद वीडियो में आ नहीं पाता है। मैं करूँगा अगली बार से इसमें काफ़ी सुधार हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।